लास्ट क्लास में हम लोग वेव्स कर रहे थे, ऐसे ही था ना? लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, कहाँ तक किया था हमने वेव्स? सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे कुछ। लास्ट क्लास में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कवर अप किए थे। कौन से क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कौन से क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे? 15.10 शायद हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। क्या वो आप लोग पढ़ते नहीं हो, आपको पता नहीं होता क्या कितना किया है कितना नहीं किया? 10th क्वेश्चन आप लोगों ने 15.10 लास्ट क्लास में किया था, है ना? इसके आगे आज हमें स्टार्ट करना है अपना प्रोसेस भी और इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स भी। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था आप लोगों ने। अब देखिए, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इंटरफेरेंस। आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही रीजन में सुपरपोज करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब एक वेव है यहाँ पर और दूसरी वेव भी प्रेजेंट है, दोनों आपस में मिक्स हो जाती है, सुपर इम्पोज कर जाती है, तो उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब पहले की एनर्जी अगर E1 है और दूसरी की एनर्जी E2 है, तो टोटल एनर्जी मिक्स हो गई और वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी लूज जाती है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं। वैसे यहाँ पर एक वेव, पहले वाली और दूसरे वाली वेव दोनों मिक्स हो जाती है, दोनों की एनर्जी कंबाइन होकर के नए फॉर्म में रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये जो फिनोमिनन है किसका? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। when two or more sources interfere we call it interference. The redistribution of energy when two or more sources superimpose, we call it interference. अब जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस यानी प्रॉपरली इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशंस क्या हैं वो हमें जाननी जरूरी है। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सुनते जाना ध्यान से। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो दो सोर्सेस हैं, जैसे एक सोर्स S1 है वो वेव एमिट कर रहा है, दूसरा सोर्स S2 है वो वेव एमिट कर रहा है, दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो बोथ सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, बोथ सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। दूसरी बात, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे सोर्स जो सेम फेज पे लाइट एमिट करें या उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम हो। क्लियर? और ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो याद रखिएगा, वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब दैट इज दे मस्ट हैव सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तीसरी बात, फेज डिफरेंस जो डेल्टा फाई दोनों के बीच में मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। वो जीरो हो तो भी इंटरफेरेंस होगा, लेकिन अगर शुरू में जीरो है तो हर पॉइंट पे जीरो ही होना चाहिए, शुरू में 60 है तो हर पॉइंट पे 60 ही होना चाहिए,
फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट। क्लियर। चौथी बात, एम्पलीट्यूड बराबर हो तो बेस्ट रिजल्ट, और एम्पलीट्यूड बराबर ना हो तो फिर रिजल्ट बढ़िया नहीं आएंगे। क्लियर। देयर विल बी सम कॉन्ट्रास्ट, मतलब एम्पलीट्यूड इज इक्वल तो बेस्ट रिजल्ट्स यानी गुड कॉन्ट्रास्ट विल बी ऑब्टेन्ड इन द रिजल्ट, good contrast will be obtained in the result। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है, इफ एम्पलीट्यूड इज नॉट इक्वल, तो जितना डिफरेंस आता जाएगा कॉन्ट्रास्ट उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। कॉन्ट्रास्ट डिक्रीजेस। अभी कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट होता है ब्राइटनेस और डार्कनेस, मतलब कितना व्हाइट है और कितना ब्लैक, उसके अंदर कितना अंतर आ रहा है, आइडेंटिफाई करना कितना इजी है। जैसे आपके पास इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डिस्ट्रक्टिव है तो डार्क बनेगी। तो कितनी ब्राइट और कितनी डार्क बन रही है, उनका गैप कितना है, उनके बीच में अंतर कितना है, दैट इज कॉन्ट्रास्ट। अगर ऐसा है एक ब्लैक बन रही है एक व्हाइट, तो बिल्कुल क्लियर नजर आएगी कि एक ब्लैक है फिर एक व्हाइट है फिर एक ब्लैक है, क्लियर नजर आएगी। लेकिन अगर मान लो एक ब्लैक एक डार्क ग्रे, एक ब्लैक एक डार्क ग्रे, तो उसमें क्लियरिटी नजर नहीं आएगी, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है। तो एम्पलीट्यूड इक्वल होता है तभी बेस्ट कॉन्ट्रास्ट आता है। जितना एम्पलीट्यूड में अंतर आता जाएगा कॉन्ट्रास्ट उतना ही घटता जाएगा, बाकी इंटरफेरेंस होगी। क्वेश्चन अगर ये आए कि एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है तो क्या इंटरफेरेंस होगी? यस होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा जितना बढ़िया इक्वल एम्पलीट्यूड में आता है। तो ये आपका समझ में आना चाहिए आपको कि इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे बात कर लीजिए। और आपको याद होगा मंडे को आपका टेस्ट भी है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, याद है ना? यस। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा, मंडे को आपने उसका टेस्ट देना है। चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे बात करिए। ठीक है, चलो। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, एक होती कंस्ट्रक्टिव और दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? अगर आपके पास एक वेव है ये और दूसरी वेव है, दोनों आपस में मिल रही हैं और इस हिसाब से मिल रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब 0 डिग्री फेज डिफरेंस, दे आर इन सेम फेज। यानी आपके पास इनका क्रेस्ट जो है पॉजिटिव, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है और ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है डायरेक्टली, दे आर इन सेम फेज। तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर होगा। क्लियर। अगर पहले का एम्पलीट्यूड ए था दूसरे का एम्पलीट्यूड बी था तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए प्लस बी। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब if two waves undergoing interference are in same phase such that crest of one wave meets with the crest of another and trough of one wave meets with the trough of another, the amplitude gets up added up and this phenomenon is called constructive interference। और अगर ये आउट ऑफ फेस है मतलब डिस्ट्रक्टिव, अगर आउट ऑफ फेस है, जैसे एक का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, मतलब क्रेस्ट ट्रफ से मिल रहा है और ट्रफ क्रेस्ट से मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वन 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हैं दोनों, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिल रहा है और एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो ए माइनस बी होगा। कितना होगा? ए माइनस बी, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो दो तरह की इंटरफेरेंस आपने देखी, कंस्ट्रक्टिव कब होती है, जब दोनों वेव्स सेम फेस में होती हैं। दूसरी डिस्ट्रक्टिव कब होती है, जब दोनों वेव्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होते हैं। क्लियर? तो इंटरफेरेंस, उसके टाइप्स और उसकी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, इतने में किसी को डाउट है तो मुझसे बात करिए। जिसको जिसको क्लियर है यहां तक हाथ रेज करिए। रेज योर हैंड्स दोज हु गॉट इट। ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद हम बोलते हैं, एक बात और याद रखनी है आपको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर वेव्स ये क्या बोलता है कि अगर एक वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, y1, दूसरी का डिस्प्लेसमेंट y2 है, तीसरी का डिस्प्लेसमेंट y3 है, और ये सब आपस में कंबाइन होती है, तो इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन सबके वेक्टर सम के बराबर होगा, जितनी भी हो n तक। मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू interference of two or more waves in a given region is equal to vector sum of displacements due to individual waves. क्लियर? अगर अलग अलग वेव्स का डिस्प्लेसमेंट है और उनका वेक्टर सम कर दें तो उनके रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर? जैसे एक वेव है A1, ध्यान से सुनिए, एम्पलीट्यूड, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है A2, इनका इंटरफेरेंस होता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमेशा आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉज ऑफ फेज एंगल बिटवीन देम, पूरे का रूट। अगर आप ध्यान दें तो ये पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला है, वेक्टर सम वाला। क्लियर? तो रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर सम से आएगा। वेव्स वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर सम के बराबर आएगा। और आपको पता है ये A1 प्लस A2 या A प्लस B हो जाएगा अगर फाई 0 हो। याद है ना, 0 डिग्री में सिंपल सम होता है और 180 डिग्री में डिफरेंस होता है। 0 डिग्री में सिंपल सम होता है और 180 डिग्री में डिफरेंस होता है। क्लियर? A1 माइनस A2। 0 डिग्री में सिंपल सम होता है और 180 डिग्री में डिफरेंस होता है। क्लियर है? ये है आपका रूल। अगर कोई और एंगल हो जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आता रहेगा। बाकी ये तो स्पेशल केसेस ही हैं कि अगर 0 डिग्री है तो फिर सिंपल सम, 180 डिग्री है तो डिफरेंस, और अगर 90 डिग्री होता तो बताओ, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का रूट, अगर 5 वॉज 90 डिग्री। क्लियर? ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, कि वेव्स का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक वेव है, यूं ट्रेवल करते करते जाती है, आपके पास एक रिजिड सरफेस से स्ट्राइक कर जाती है। यहाँ पर एक रिजिड सरफेस है, किससे स्ट्राइक करती है? रिजिड सरफेस से। तो अब जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये सरफेस रिजिड है, ध्यान देना, रिजिड सरफेस है, या फिर बोल सकते हैं हम फिक्स्ड सरफेस है,
तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव का फेस रिवर्सल हो जाएगा, ब्लू कलर से बना रहा हूं मैं, यूं वापस आएगी। यू आर गेटिंग इट? अगर ये सरफेस रिजिड है तो रिफ्लेक्शन के बाद फेस रिवर्सल हो जाएगा, और अगर मान लो ये सरफेस रिजिड नहीं होता, यहाँ पर ये एक फ्री सरफेस होता, जैसे आपको बताया था रॉड के ऊपर एक रिंग डाल रखी, छल्ला सा डाल रखा है, और ये रिंग उसके ऊपर मूव कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो सेम डायरेक्शन में तो आएगी, लेकिन उसका फेस रिवर्सल नहीं होता, क्योंकि रिंग अकॉर्डिंगली मूव कर जाती है। गेटिंग इट? तो ये दो बातें ध्यान देनी है कि अगर रिफ्लेक्शन फिक्स्ड सरफेस से हो रहा है तो फेस रिवर्सल होगा, और फ्री या ओपन एंड से हो रहा है तो फेस रिवर्सल नहीं होगा। तो अब आप देखिए, पहले वाले केस में ध्यान से सुनना, जो वेव जा रही थी ब्लैक से जो बनाई थी, उसकी इक्वेशन क्या होगी? y1 इज a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, याद है ना? और जो वापस आ रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी? y2 इज a sin ओमेगा t, माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स। क्यों? उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, साथ में उसका फेस भी चेंज हो गया, वो साथ में उसका फेस भी चेंज हो गया, फेस भी चेंज हो गया, तो यहाँ माइनस साइन भी आ जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे y1, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे y2, y2 इज माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर रिजिड सरफेस था तो, और अगर फ्री सरफेस था तो y1 क्या थी? y1 तो वही थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 क्या होगी बोलो? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों में अंतर क्या है? यहां माइनस नहीं है, नो माइनस साइन। क्यों? बिकॉज देयर इज नो फेस रिवर्सल व्हेन रिफ्लेक्शन इज बाय ए फ्री सरफेस। ओके और नॉट ओके? यस सर। तो ये ध्यान से, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, बहुत ध्यान से देख लो इसको। यहां तक पढ़ के देखिए ध्यान से, किसको डाउट है वो बात करिए मुझसे, किसी को भी डाउट है टॉक टू मी। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आपको समझना है स्टेशनरी वेव्स। इनको स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स। अगर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इधर देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर इम्पोज कर जाती है। जैसे एक वेव आपकी ये थी, और दूसरी वेव आपकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए इससे सुपर इम्पोज कर जाती है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। इधर देखिए, एक वेव आपकी इधर जा रही थी y1, और दूसरी वेव आपकी इधर जा रही है y2, दोनों का सुपरपोजिशन हो गया। अब क्या हो रहा है, मेरी तरफ देखो ध्यान से, ये इतने में ही घूमती रह रही है। इधर देखिए पेन को, देख रहे हैं, इतने में ही घूमती रह रही है, ये ना तो आगे बढ़ रही पॉजिटिव डायरेक्शन में, ना नीचे रह रही, ये इतने एक गिवन रीजन में कन्फाइंड है ये वेव। गेटिंग इट? एक गिवन रीजन में कन्फाइंड है, ऐसी वेव को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। तो इफ टू वेव्स, दोबारा बोलता हूँ, इफ टू वेव्स traveling in opposite direction superimposed with each other, they must have same wavelength and frequency. Clear? Then the resultant wave formed is called stationary wave or standing wave. अब यहां पर देखिए, जब ये वेव एक ही रीजन में ऑसिलेट कर रही है, मतलब ये इतने में ही घूम रही, देखिए इतने में ही घूमती जा रही, देख रहे हैं ना, इतने में ही घूम रही, तो ये जो जीरो डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन है इसको हम बोलते हैं नोड, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन है इसको बोलते हैं एंटी नोड। यहाँ पर पार्टिकल का वाइब्रेशन मैक्सिमम है, ये भी एंटी नोड है। गेटिंग इट? क्लियर? तो जो जीरो डिस्प्लेसमेंट वाली नोड है, जैसे ऊपर वाले फिगर में बनाए तो n1 नोड,
दूसरी कहां पर है, N2 नोड, देख रहे हैं, N3 नोड, N4 नोड, N5 नोड, N6 नोड, क्लियर। एंटी नोड कहां पर है, एंटी नोड जैसे देखो, थोड़ा मैग्नीफाई कर दें, ये A1 एंटी नोड है, यहां से लेकर यहां तक A1 एंटी नोड है। दूसरी ये A2 एंटी नोड है, देखिए। तीसरी ये A3 एंटी नोड है। चौथी ये A4 एंटी नोड है। पांचवी A5 एंटी नोड है। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले नोड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले एंटी नोड। अब ऐसी वेव्स की एनर्जी एक ही रीजन में कन्फाइंड होती है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाती एक जगह से दूसरी जगह, उनकी एनर्जी एक फिक्स्ड रीजन में ही रहती है, क्लियर। और हम यहाँ ध्यान दें तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस देखिए, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ का आधा है, दो एंटी नोड्स का भी डिस्टेंस सेम है, वेवलेंथ का आधा, ध्यान देना। तो डिस्टेंस बिटवीन two successive nodes or two successive antinodes is lambda by 2, but distance between one node and one antinode, किसी भी नोड और एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस, ये कहीं पर भी देख लो, दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, 1/4 ऑफ वेवलेंथ। एक नोड और एक एंटी नोड सक्सेसिव लगातार वाली, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 4। अब ये स्टेशनरी वेव क्या होती हैं वो हमें समझ में आ गया। अब इनकी कैलकुलेशन हम और समझना चाहते हैं कि ये आपका कितना, इनकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे और इसको मैथमेटिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इज दैट ओके और नॉट ओके? ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से 2 मिनट का टाइम दीजिए, आराम से पढ़िए इसको। अब इसकी इक्वेशन हमें निकालनी, यहां तक किसी को डाउट है? कितनों को समझ में आ गया, हाथ रेज करिए, रेज योर हैंड्स जिसको इसको क्लियर है यहां तक। सबको क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसके नोट्स भेज दिए मैंने, वेव्स के, एसएचएम के भेज दिए थे नोट्स आपको। एसएचएम के कर लिए, नोट्स बना लिए आपने? यस सर। और वेव्स के भी भेजे नहीं भेजे? नो सर। वेव्स के मैं भेज दूंगा, इसके भी बनाने शुरू कर दो, क्योंकि काफी, अगर आप ध्यान दें तो काफी हद तक एसएचएम से मिलता जुलता चैप्टर है ना। और लास्ट चैप्टर है हमारा, अच्छे से हो जाना चाहिए सारे चैप्टर जैसे भी। और टेस्ट वेस्ट पढ़ के दो बेटा सभी लोग, ताकि नंबर ठीक आते रहे। स्कूल में जो पेपर हुआ था वो कैसा गया, ठीक गया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एकांश ने पेपर भेजा भी था शायद, मुझे मैंने देखा था। एकांश हो गया था पेपर अच्छे से? यस सर। अर्चित आपका? चलो, ये स्टेशनरी वेव अपने जो पढ़ी, इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं। देखिए y1 जो जाने वाली वेव है लेफ्ट टू राइट, उसकी इक्वेशन क्या होगी, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। और दूसरी तरफ जो आ रही वापस, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y2 इज a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। एग्री और नॉट? अब देखो ध्यान से, एक आपके पास y1 है, दूसरी y2 है, इनमें कोई डाउट है किसी को? पूछ रहा हूं मैं आपसे। नो सर। आप मुझे बताओ, जो रिजल्टेंट होगी y, दैट इज y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2, तो a कॉमन आ गया दोनों में से, ये बचा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और माइनस में साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो एक तरह से साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लग गया। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं पहले। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 cos a प्लस बी बाई 2
साइन ए माइनस बी बाई टू, पता है ना ये फॉर्मूला? हेलो, यही होता है, कुछ और होता है? लगाइए इसको, साइन ए माइनस साइन बी, तो ए बाहर है ही साइन, इसका फॉर्मूला टू कॉस, देखिए तो टू यहां लगा दिया, कॉस ए प्लस बी, मतलब इन दोनों टर्म को प्लस करो, प्लस करोगे तो क्या आ रहा है, टू ओमेगा टी, के एक्स कट गया अपॉन में टू, और साइन ए माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू के एक्स बाई टू। देखो यस और नो आ गया, ये देख लीजिए एक बार, टू ए कॉस ओमेगा टी और साइन टू टू कट गया, साइन के एक्स और माइनस साइन, ये आ गई वाई वेव की इक्वेशन। अब आप देखें, टू ए साइन के इज टू पाई बाई लैम्डा, याद है ना के क्या होता है, टू पाई बाई लैम्डा प्रोपोगेशन कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी। अब अगर आप ध्यान दें तो इस इक्वेशन के अंदर, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन के अंदर ये जो x टर्म है ये ना तो प्लस में है ना माइनस में। आपको याद हो, अगर मैंने कल भी बताया था, जब माइनस के एक्स होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाती है, और प्लस के एक्स होता है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाती है। गेटिंग इट? लेकिन यहां पर ये जो टर्म है, दिस डज नॉट कंटेन प्लस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस एक्स इज नॉट देयर, मतलब इट इज नीदर गोइंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन नॉर इट इज गोइंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। अब ये इसका एम्पलीट्यूड है, दिस जो मैंने शेड किया पूरा का पूरा, दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। और मैं ये देख रहा हूं यहां पर, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए एक्स पे, मतलब मुझे ये भी मालूम है एम्पलीट्यूड में जहां जीरो एम्पलीट्यूड होता है उस जगह को हम बोलते हैं नोड, और जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उस जगह को हम बोलते हैं एंटी नोड। तो आप बताइए, ये जो टर्म है मेरी, कौन सी टर्म है, टू ए साइन के एक्स, ये जीरो कब होती है, वहां पे नोड बनेगा। जीरो कब होती है बताइए, जल्दी बोलो, साइन जीरो कब होता है, 0 डिग्री पे। साइन जीरो कब होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे, 2 पाई, है ना, 4 पाई पे, इन पे सब पे साइन जीरो होता है, पाई पे, 3 पाई पे, यस और नो, पूछ रहा हूं मैं आपसे। और मैक्सिमम कब होता है साइन, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे माइनस में, याद आ रहा है, बोलो यस और नो। यस मतलब सर। आपके पास ये जो है इन पर्टिकुलरली 2n+1 यानी ऑड ऑफ पाई बाई टू पे मैक्सिमम है, और n ऑफ पाई पे मिनिमम है, यस और नो। देखिए n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी डालते जाओ, चेक करो जल्दी, पूछ रहा हूं मैं आपसे। भाई इस तरह तो जनरल आप कुछ भी लिखते रहो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, रब कर दिया मैंने। अब आप समझे इसका मतलब क्या हुआ, जीरो कहां पर है, n पाई पे, और मैक्सिमम कहां पर है, 2n+1 पाई बाई टू पर। अब ये क्या चीज है, n पाई, ये फेज एंगल है, फेज एंगल है। आपको मालूम है, अगर फेज डिफरेंस मालूम हो तो पाथ डिफरेंस आ जाता है। पाथ डिफरेंस क्या होगा आपको पता है, फेज डिफरेंस पढ़ाया था मैंने, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा वो आएगा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई इज n पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो व्हाट इज दैट, n लैम्डा बाई 2। और यहां पर चेक करिए, यहां पर पार्ट डिफरेंस आएगा 5 लैम्डा बाई 2 पाई, चेक करो, तो 2n+1 पाई बाई 2 और 2 पाई, तो पाई पाई गया आपके पास, इज दैट ओके। तो पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, 2n+1 लैम्डा बाई 4, यही आ गया पार्ट डिफरेंस आपका, चेक करिए, इज दैट ओके, पूछ रहा हूं मैं आपसे।
बोलो भाई। यस सर। ये है मिनिमा की पोजीशन, मैं हाईलाइट कर देता हूं दोबारा। एक मिनट, ये है मिनिमा की पोजीशन और ये है मैक्सिमा की पोजीशन। मतलब एन लैम्डा बाई टू, एन की वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओ, यहाँ क्या बनेंगे, नोड बनेंगे। और 2n+1 लैम्डा बाई 4, यहाँ क्या बनेंगे, एंटी नोड बनेंगे। तो कहाँ नोड बनेंगे और कहाँ एंटी नोड बनेंगे, दैट शुड बी क्लियर टू यू। देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं इनको साथ लगा देता हूँ, अटैच कर देता हूँ एक साथ। क्लियर है बेटा सबको? यहाँ पर पढ़ के देखिए ध्यान से, कोई भी डाउट हो तो मुझसे बात करिए। पढ़ के देखो इसको ध्यान से, कोई भी डाउट है तो बात करिए। मैक्सिमा की पोजीशन और मिनिमा की पोजीशन। अब अगर हम इसको चेक करें यहाँ पर देखिएगा, तो आप देखेंगे कि नोड कहाँ कहाँ बन रहे हैं। नोड की पोजीशन थी 0 रखो तो 0, 1 रखो तो लैम्डा बाई 2, 2 रखो तो लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, ये बन रहे हैं नोड की पोजीशन। और एंटी नोड कहाँ कहाँ बन रहे हैं, 0 रखो तो लैम्डा बाई 4, 1 रखो तो 3 लैम्डा बाई 4, अगला 5 लैम्डा बाई 4, अगला 7 लैम्डा बाई 4, ये बन रही है एंटी नोड की पोजीशन। इस तरह जाता जाएगा। और ये है आपकी नोड की पोजीशन। ये किसकी पोजीशन है, नोड की पोजीशन। अब आप अपनी वेव को लाओ यहाँ पर जो हमने बनाई थी, ये वेव उठा लेते हैं अपन, इसको चेक करो, इसी को उठा लेते हैं। सॉरी। आप देखो नोड इसमें कहाँ कहाँ बन रही है, देखिए चेक करिए। एक आप इधर देखिए, इसे चेक करिए, एक कहाँ बन रही है, 0 पर नोड। देखो क्या क्या बोला था, 0 लैम्डा बाई 2। दूसरी कहाँ बन रही है, चेक करो, लैम्डा बाई 2 पर। तीसरी कहाँ पर बन रही है, लैम्डा पर। अगली कहाँ बन रही, 3 लैम्डा बाई 2 पर। अगली कहाँ बन रही, 2 लैम्डा। फिर नोड की पोजीशन है। एंटी नोड चेक करो, ये देखो यहाँ कहाँ पर है, लैम्डा बाई 4 पर। अगली कहाँ पर है, 3 लैम्डा बाई 4 पर। देख रहे हैं, अगली कहाँ पर है, 5 लैम्डा बाई 4 पर। तो वही बात आ गई ना, देखिए ये आपकी एंटी नोड की पोजिशनिंग। तो आपने इक्वेशन भी डिराइव की और एंटी नोड और नोड की पोजिशनिंग भी कैलकुलेट कर ली। कितनों को यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कितनों को यहाँ तक क्लियर है, हाथ रेज करिए। जिसको डाउट है उनसे बात करिए। सबको क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब आ जाइए क्वेश्चंस में। आप लोगों ने 10th क्वेश्चन तक किया था, 11th क्वेश्चन में आ जाइए। मूव ऑन टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी ओपन करिए 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन ओपन करिए, स्टार्ट करिए, ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी। हाँ बेटा, पढ़ा आपने क्वेश्चन नंबर 11 को? क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट इट्स टू एंड्स इज गिवन बाय y is equal to 0.06 sin 2 pi by 3x cos 120 pi t। अब आप पहले देखो, इसको देखते ही समझ में आ रहा है। इक्वेशन का फॉर्मेट लिखो, a sin
kx cos ओमेगा t। कौन सी इक्वेशन है जल्दी बताओ, स्टेशनरी वेव की है कि नहीं? देखो ध्यान से। यस सर। 2a की जगह ये वैल्यू है, 2a की जगह 0.06 है। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे इसमें, हम क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, हमें क्या समझ में आता है वो बताइए। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 0.03। 2a है ना ये, तो 2a की जगह आ गया 0.06, तो a कितना आ गया? 0.03। k कितना है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2π/3। आपको पता है k इज ऑल्सो कॉल्ड 2π/λ, यहाँ से लैम्डा कितना आ गया? 3, वेवलेंथ 3 आ गई। ओमेगा की जगह क्या है? 120 पाई, तो ओमेगा कितना है? 120 पाई, यानी 2π टाइम पीरियड इज 120 पाई। तो आपके पास ओमेगा इतना आ गया, पाई पाई काट दो 60, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई? 1/60 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 60 हर्ट्ज, है ना। ये सारी बातें हमें ऑटोमेटिकली पता चल गई इक्वेशन देखते ही, इक्वेशन रीडिंग में ही आ गई ये बातें हमारे पास। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन बिना क्वेश्चन पढ़े ही हमें देखते ही समझ में आ जाता है, अगर हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, कि हाँ भाई ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है और इसको हम ऐसे रीड करेंगे और इससे ये कॉन्सेप्ट हम ऑब्टेन करने वाले हैं। इतने में किसी को डाउट है तो पहले मुझसे बात करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब इसने क्या कहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इस क्वेश्चन में पड़ी 1.5 मीटर एंड मास इज 3 × 10⁻³ kg। कह रहा है डज द फंक्शन रिप्रेजेंट ए ट्रैवलिंग और स्टेशनरी वेव। पहला क्वेश्चन बताइए क्या है, ट्रैवलिंग है स्टेशनरी है? जल्दी बोलो क्या हुआ, इसमें भी सोचना पड़ रहा है क्या? कौन सा फंक्शन है ये? +x -x है? नहीं है, तो कौन सी वेव है? स्टेशनरी वेव है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, interpret the waves as superposition of two waves in opposite direction. What are the wavelength, frequency and speed of propagation of each wave? Wavelength, frequency and speed of propagation of each wave. तो wavelength कहाँ चली गई? ये अभी हमने निकाली थी, हाईलाइट कर देता हूँ। wavelength, frequency, टाइम पीरियड, है ना, और साथ में क्या पूछा भाई? स्पीड। तो स्पीड ऑफ वेव, इस वेव की स्पीड भी निकालनी है, तो निकालिए स्पीड कितनी आनी चाहिए बताइए। स्पीड क्या होती है? स्ट्रिंग के अंदर बोला हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर स्पीड होती है T/μ का रूट, है ना। इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको टेंशन भी दिया हुआ है, और म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, तो मास अपॉन लेंथ इज म्यू, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे और टेंशन और म्यू की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पर आपकी स्पीड आ जाएगी। देख लीजिए ध्यान से, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। पढ़ के देखिए सभी लोग, किसी को डाउट है तो बात कर लो मुझसे। ध्यान से पढ़ के देखिए। हेलो, हाँ बेटा, है किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। चलिए ठीक है। तो अब 12th क्वेश्चन आप पढ़ के देखो, ये आप अपने आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे, पढ़िए ध्यान से। 12th क्वेश्चन पढ़ के देखो। क्या बोल रहे, इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? 0.06 sin 2π/3 x cos 120 पाई t। सेम इक्वेशन है, आप एम्पलीट्यूड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज एम्पलीट्यूड एट 0.375 मीटर अवे फ्रॉम द एंड। तो आप ये ध्यान देना, पूरे एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ये होती है ना। तो x की वैल्यू दे रखी कितनी? 0.0375 और k वगैरह सब दिया हुआ है, तो x की जगह ये वैल्यू डाल दो आप 0.0375 और आप निकाल लोगे कितने डिस्टेंस में एम्पलीट्यूड पूछा है, वो डिस्टेंस x है। देखिए ध्यान से पढ़ के देखिए, 12th क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा दोनों से। तो ये हमारे स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में भी आ गया स्टेशनरी वेव। अब इसके बाद हमें पढ़ना है
स्ट्रिंग्स, ऑर्गन पाइप्स, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन। इसको हम कैरी आउट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय। इतना अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लेना।